नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम अब अप्रैल तक होने वाला है, तो जिसके संबंध में हम लोग अभ्यास सीरीज 2.0 चला रहे हैं, जिसपे रिवीजन के साथ पूरा थ्योरी एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली जियोग्राफी की। जियोग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी में भी क्लास नंबर 9। इसके पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं, अब जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि जो 8 क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें से ही आपके 2 प्रश्न आए थे यूपीपीसीएस में। आपको पता होगा, एक दुआब वाला था और एक और था जो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। और एक क्वेश्चन था दर्रे वाला, जिस पे दर्रों की लंबाइयाँ पूछी गई थी। ये मैंने आपको कराया नहीं, और न किसी ने कराया होगा, न किसी ने इतना याद किया होगा। ठीक है, तो वो हार्ड क्वेश्चन में आता है। उतने क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, सीधी बात पूछो तो। ठीक, खैर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत लगेंगे इजी है, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको छोड़ना ही उचित होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और आज हम लोगों का टॉपिक है, हम लोगों ने हिमालय पूरा देख लिया है, पूर्वोत्तर हिमालय देख लिया है, प्रायद्वीपीय भारत देख लिया है, तटीय मैदान देख लिया है, सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और आज शुरू कर लेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, क्योंकि आज से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। ठीक, कैसे कैसे बनेंगे प्रश्न वो भी देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक, अपवाह तंत्र बोले तो हमें शुद्ध भाषा में नदियाँ पढ़नी है। नदियाँ, सहायक नदियाँ, उन पर जलप्रपात कौन से बने हैं, कैसी नदियाँ हैं, ठीक है, पूरा पढ़ना है। तो देखते हैं। तो नदियों को अगर पढ़ना है तो हम 2 टाइप पे पढ़ेंगे। ठीक है, नदियों को थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा बना दें ये। ठीक है, नदियों को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जो हिमालय वाली नदियां हैं, हिमालयी नदियां। ठीक है, और एक पढ़ लेंगे पूरा दक्षिण भारत की नदियां। इसको बोल देंगे हिमालयी नदियां, और इसको बोलेंगे दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, 2 भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिमालयी नदियां। देखिए, नदियों में स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे कोई भी बुक, तो आपसे प्रतिरूप से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है कौन से नदियों में कौन सा प्रतिरूप बनेगा, या दक्षिण भारत में कौन सा प्रतिरूप बनेगा, उत्तर भारत में कौन सा प्रतिरूप बनेगा, हिमालयी से नदियों का कौन सा प्रतिरूप बनेगा। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं चलना अपने को। ठीक है, अपने को मोटा मोटा जो नदियाँ हैं वो डायरेक्टली स्टार्ट करनी है। और क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, नदियों से। सहायक नदियाँ उनकी जो है छोटी छोटी, और उन पे कोई बांध बने हैं, ठीक है ना, क्या विशेषताएं हैं, करंट से क्या विशेषताएं हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हिमालयी नदियों में क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हिमालय में लगातार, जैसे अगर मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊं, ये ठीक है, और ये हिमालय है, ये हिमालय है। ठीक है, ये ब्लैक पॉइंट से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो यहां से वर्षा होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो यहां से क्या होती है? यहां से वर्षा होती है। और तमाम ग्लेशियर है यहाँ पर हिमालय में। ग्लेशियर मैं बता चुका हूँ कौन कौन से हैं, ससाइमी, सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, बियाफो, निफे, ये सभी जो ग्लेशियर्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, काराकोरम, ग्लेशियर्स भी लगातार पिघल रहे हैं, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा भी हो रही है अच्छी मात्रा में। तो दोनों कारक है यहाँ पे कि हिमालयी नदियाँ जो हैं वो सदाबहार नदियाँ कहलाती हैं।
हिमालयी नदियां सदाबहार नदियां हैं। हिमालय से लगातार वर्षा होती है, सतत नदियां हैं, मतलब ऐसे सदाबहार नदियां बोल दें कि सतत नदियां हैं। हिमालयी नदियां सतत नदियां हैं। सतत का मतलब है लगातार बहने वाली नदियां हैं, पानी कम नहीं होता इनका। जैसे अभी आप देखोगे कि जैसे यमुना का पानी कम हो गया, आपको पता चलता है कभी कभार, या दक्षिण भारत में कुछ नदियां हैं जिनका पानी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हिमालयी नदियां जो है सतत वाहिनी नदियां हैं, लगातार पानी आता रहता है। कैसे पानी आता है, कैसे पानी आता है? अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयी नदियां सतत वाहिनी है, ऐसा कारण क्यों है, तो एकमात्र कारण है, वो है ग्लेशियर। भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से लगातार वर्षा थोड़ी ना होगी 12 के 12 महीने, 12 महीने तो होती नहीं है। तो क्या बचा? ग्लेशियर। ग्लेशियर लगातार पिघलते रहते हैं तो नदियां बनती रहती हैं, ठीक है। अब हिमालय से निकलने वाली नदियां कुछ आकृतियां लाती हैं, जैसे देखते हैं। अब इतना डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा, देखो, है ना, क्योंकि ट्रेंड बदला है तो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का कुछ है, उसमें देखें। देखिए नदियां जब बहती है ना, तो ये एक घाटियां पड़ती है यहाँ पे। कौन सी घाटी पड़ती है? कौन सी घाटी पड़ती है? तो ये पड़ती है गार्ज, इसको कहते हैं गार्ज या गड्ढा, गार्ज, या इसी को कहते हैं, ये देखो वी आकार का है ना, इस प्रकार का, ये वी आकार, तो इसी को कहते हैं वी आकार, या इसी को आई आकार, वी आकार या आई आकार की घाटियां, आई आकार की घाटियां ये निर्मित करती है नदियां, हिमालयी नदियां, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इस प्रकार का पोर्शन है, ये धाराओं के रूप में बहता हुआ पोर्शन है, इसी को बोलते हैं क्षिप्रिकाएं। क्षिप्रिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे। अब ये नदियां डायरेक्टली आई यहां से, देखिएगा ये नदियां यहां से आ रही हैं बहते हुए, ये नदियां यहां से बहते हुए आ रही हैं, और ये गिरती है नीचे। अब नीचे गिरी, जब ये नीचे गिरी लगातार, देखिएगा ये नीचे गिरी, आपने यूट्यूब पर भी काफी देखा होगा, ये नीचे गिरी तो ये जो बना, ये चीज, ये है जलप्रपात, ये है जलप्रपात, ठीक है। और लगातार जब प्रेशर के साथ नदियां गिरती है तो यहां पे देखो ये गड्ढा नुमा हो जाता है, ये नीचे साइड, ये वाला, या देख रहे हो, इसी को बोलते हैं यहां पर अवनमन कुंड। अवनमन कुंड टाइप का बन जाता है, कुंड, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड, ठीक है। उसके बाद लगातार यहां पर मिट्टियां गाद वगैरह लेकर आती हैं, ठीक है ना, ये शंकु वगैरह बन जाते हैं आगे, यहीं पर गोखुर झीलें बन जाती हैं, ठीक। आगे बिल्कुल ही दलदला क्षेत्र बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं ये भावर क्षेत्र, इसी को बोल देते हैं आगे तराई क्षेत्र, दलदला वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नदियां लगातार आती हैं तो ये कुछ आकृतियां बनती हैं। आपसे पूछेगा हिमालयी नदियों के निकलने से या प्रवाहित होने से निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनती है, या कौन सी आकृति बनती है, कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं? ऑप्शन ए गार्ज, ऑप्शन बी वी या आई आकार की घाटियां, ऑप्शन डी क्षिप्रिकाएं, ऑप्शन डी जलप्रपात। अब फिर उसमें तमाम तरह के ऑप्शन देता है कि एक केवल एक दो, कि दो तीन, कि एक दो तीन चार, या केवल एक और चार। तो भाई साहब एक दो तीन चार सभी बन रही हैं, ठीक है ना, तो यहां से आपको टिक कर देना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हुआ है तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। अब आगे देखें, जो हम लोगों ने देखा हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में अपने को तीन चीजें पढ़नी है। एक, सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, दूसरा सतलज बोल रहे हैं, गंगा नदी तंत्र पढ़ना है,
तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना है। ठीक है, ये 3 नदी तंत्र पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। पहला ही प्रश्न कि सिंधु नदी तंत्र में कुल कितनी नदियां आती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में आती हैं, एक तो सिंधु नदी आएगी ही, प्लस पंचनद आती हैं, पंचनद। अब ये पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं वो देखो। तो झेलम, और ऊपर से नीचे क्रम से लिखेंगे, ठीक है ना। सिंधु के बाद झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये क्रम से है नदियां। इन्हीं सब नदियों के बारे में अब अपने को देखना है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले हम लोग मैप बना ले, है ना। मैप में देख लेंगे फटाफट से, और फिर इकट्ठे लिख भी लेंगे और लिखाएंगे कम। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, तो लिखवाएंगे कम, बोलेंगे ज़्यादा, और जो भी मैपिंग में होगा तो उसी में भरते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, अपने को दिमाग में बस चीज़ें रहनी चाहिए। इस टाइप का कुछ उत्तर भारत, इस टाइप का कुछ बन गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं। तिब्बत का पठार बना दिया, उसके बगल में एक हिमनद बना दिया। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी नदियां यहां से निकल रही हैं। देखिए एक नदी निकलती है जो ये बहते हुए आगे चली जाती है। आगे का मतलब नहीं अपने को, ठीक है। एक नदी यहां से निकलती है, 20 से निकलती है, और ये आगे चली जाती है। ठीक, एक नदी और यहां से निकलती है, आगे से मिल जाती है। ठीक है, एक नदी और यहां से नीचे से निकलती है, ये इधर साइड से, और आगे जाके मिल जाती है। एक नदी और निकलती है यहां से, ये आगे नहीं जाती। एक नदी और यहीं से निकलती है, देख रहे हो, ये हिमनद बताया था जो, यहां से निकलते हुए, यहां से निकलते हुए जी आगे जाके सारी नदियां आपस में मिल जाती। ठीक है, अब देखिए नाम पहले लिख दें। ये जो नदी है, पहली नदी है, इसका नाम है सिंधु। दूसरी नदी है, इसका नाम है झेलम। मैंने क्रम से लिखवाया ना, इसी वजह से ये क्रम ही आपको याद करना है। सिंधु, झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। अब आपको 2-3 चीजें पता लग रही हैं यहां से कि सिंधु नदी और सतलज नदी एक साथ निकल रही हैं एक ही जगह से, लगभग लगभग एक ही पॉइंट से। ठीक है, और लेकिन बाकी नदियां जो है भारत से निकल रही हैं, भारत से उद्गम हो रहा है। दूसरी चीज, सिंधु नदी तंत्र में जितनी भी नदियां हैं उनमें से एकमात्र एक ही ऐसी नदी है जो भारत से उद्गम होकर भारत में ही दूसरी नदी से मिल जाती है, वो है व्यास नदी। व्यास नदी देखो उद्गम हुआ यहीं से, और यहीं सतलज में जाके मिल गई, काम खत्म। सतलज में जाके मिल गई, और ये सतलज में जाके मिली तो यहीं पर ये आगे बहती हुई यहीं से निकाल दिया गया इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है, या तो व्यास या सतलज, और दोनों हो तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है ना, व्यास नदी भी सतलज नदी भी। उद्गम कहाँ से होता है, अब उद्गम इंपॉर्टेंट है, तो उद्गम मैं यहीं पर लिखूंगा। ठीक है, देखना अच्छे से गौर से। पहली बात तो ये क्या है, ये बोखर जो हिमनद है, और यहीं पर एक लिख देते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर ये झील है। ठीक,
मानसरोवर झील के बोखर चू हिमनद से, बोखर चू हिमनद या ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, और राकस ताल झील से, राकस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? बोखर चू हिमनद से। कहाँ पर है ये? तिब्बत के पास, मानसरोवर झील के पास है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। तो राकसताल झील कहाँ पे है? तो ये भी मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, ये दोनों कहाँ साइड? तिब्बत साइड है। ठीक, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ये निकल रही चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बड़ा लाचला दर्रे से। बड़ा लाचला दर्रा, दर्रा जब पढ़ा था हमने तो मैंने आपको बताया था। कहाँ पे है दर्रा? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बहुत अच्छे। रावी नदी कहाँ से निकलती है? मैंने बताया था, रा से रावी, रा से रोहतांग। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से। ये व्यास नदी जो निकलती है, यहाँ लिख देते हैं व्यास कुंड। व्यास कुंड कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ही ज़्यादातर चीज़ें हैं। सॉरी, एक नदी तो बनाई नहीं इसमें, सॉरी, अभी याद आ गया एकदम से। एक नदी बनाई नहीं, ये इधर से, ये मिल गई आगे। ठीक है, कौन सी नदी है ये नदी है झेलम। यहां लिख देते हैं कौन सी नदी है ये? झेलम। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये झेलम नदी कहां से निकलती है? तो यहीं पे लिख दें शेषनाग झील से। अब ये बता चुका हूं, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, जास्कर पर्वत जब पढ़ा था हम लोगों ने। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, तो ये आपको डायग्राम अच्छे से याद करना है। अब एक एक नदियों के बारे में इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिटेलिंग चर्चा करने का मतलब है, सबसे पहले हम लोग एक एक नदी देखेंगे। तो सबसे पहली नदी देखेंगे हम लोग सिंधु नदी। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से ही नीचे आएंगे। तो सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसको भी मैप में ही देख लें। सिंधु नदी, कुल लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? 2880 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन 2880 तो है, लेकिन भारत में कितनी है? भारत में लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर। अबे भारत में थोड़ी ना बहती है, ये पाकिस्तान चली जाती है और तिब्बत से निकलती है। तो केवल भारत में लोकेशन कितनी, भारत में कितना बहती है? तो 1114 किलोमीटर। बाकी टोटल कितना है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मैं फिर से मैप बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का मैप बनेगा। ये, ठीक है, सिंधु नदी यहीं से निकल रही थी, यहां से। यहां पे क्या है? मानसरोवर झील के निकट बोखर चू हिमनद, बोखर चू हिमनद, यहां से नदी निकल रही थी। कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी निकलती है यहां से, इस प्रकार से निकलती है और ये आगे चली जाती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट,
ये तिब्बत वाला एरिया है, देखो ये वाला, ये तिब्बत वाला एरिया है। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में सिंधु नदी को कहते हैं सिंगी खबांग। अब ये आपको याद करना है या कहीं लिख लेना है, ठीक है ना, सिंगी खबांग, ठीक। दूसरी चीज, सिंधु नदी भारत में जैसी एंट्री करती है तो किस लोकेशन से एंट्री करती है, कहां से एंट्री करती है? तो यहां पड़ता है एक दम चौक। दम चौक, दम चौक से एंट्री करती है और कहां से निकल जाती है, ये निकलने वाला स्थान है। निकलती कहां से? चिल्लास। क्या पूछेगा? पूछेगा ये बताओ, सिंधु नदी भारत में किस क्षेत्र से प्रवेश करती है? दम चौक से। किस क्षेत्र से निकल जाती है? दम चौक से। बस काम खत्म। दूसरी चीज, सिंधु नदी के इधर साइड, यहां साइड स्थित है एक शहर, इसका नाम है लेह। अगर लोकेशन देखें तो इस तरफ बैठ है, मुंह इस तरफ है, तो दाएं साइड, सिंधु नदी के दाएं साइड, कहां पे? दाहिने, राइट, दाएं साइड लेह शहर स्थित है, ठीक है ना। लोकेशन ध्यान रखना, दाएं साइड है। तीसरी चीज, सिंधु नदी के ऊपर और नीचे पर्वत श्रेणियां स्थित है। कौन सी? तो ये पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी और इसका नाम है जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ठीक है ना। तो सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पर एक क्षेत्र है वुंजी। वुंजी में गार्ज बनाती है, सबसे गहरा गार्ज, तो लिख लो इसको भी। क्या नाम है? वुंजी। वुंजी क्या है ये? यहीं पर सबसे गहरा गार्ज बनाती है, सबसे गहरा गार्ज या गड्ढा सिंधु नदी बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया लोकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। लंबाई भारत में इतनी है और पूरे टोटल इतनी है, ठीक है। बस काम खत्म। अब देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। सहायक नदियों में थोड़ा सा देख लेना इसको इस हिसाब से, जगह नहीं है, चलो अलग से ले लें इसको। सहायक नदियाँ, सहायक नदियों में सिंपल सा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ये सहायक नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी थी, इसी में सहायक नदियाँ देखते हैं। तो एक नदी तो यहाँ से आके मिली, एक नदी यहाँ से आके मिल गई, एक नदी ऊपर से आके मिल गई, एक ये आ गई, एक और आ गई, एक इधर से आ गई, एक ये आ गई, है ना, और एक इधर से आ गई। तो ये कुछ सहायक नदियाँ हैं, छोटी बड़ी सब मिला के सहायक नदियाँ कौन कौन सी देखो। एक तो ये नदी गोमल, गोमल। एक है काबुल, है ना, काबुल। एक है गिलगित, गिलगित क्षेत्र भी था, ददरों में पढ़ा था, और गिलगित नदी भी है। एक है सिगार, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सिगार, कई बार आ चुका है। सिगार नदी किसकी सहायक है? सिंधु की। वुंजा, वुंजा गार्ज भी बनाती है और विंजा नदी भी है, ठीक है, वुंजा। एक है नुब्रा, नुब्रा घाटी भी है, नुब्रा नदी भी है, ठीक है ना, इसमें आके मिल जाती है नुब्रा। और एक है श्योक नदी, श्योक नदी। और एक है गलवान नदी, गलवान नदी, ठीक है ना। क्या है? सब नदियां हैं सहायक नदी किसकी? सिंधु की, ठीक है। और ये आपको पता है ये कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी में सारी नदियां आके मिल जा रही हैं, बात खत्म हो गया सिंधु। अब हम लोगों ने जो नदियां देखी थी ये वाली, यहाँ पे सिंधु तो हमने कंप्लीट कर लिया।
अब देखते हैं झेलम। ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी में बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं है, इसमें जो फैक्ट ही है वही याद करना है। जैसे इसका उद्गम जो है शेषनाग झील से होता है, ठीक है ना, सब मैं बता चुका हूँ। झेलम नदी ही कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, इसी नदी से कश्मीर में वुलर झील का निर्माण हुआ है। वुलर झील का निर्माण हुआ है। वुलर झील वेरी इंपॉर्टेंट। वुलर झील भारत की, वुलर झील के बारे में पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ये आ चुका है 2021 RARO में। ठीक है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट लिख लो लास्ट में, इसी की एक झेलम नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है किशन गंगा। किशन गंगा नदी, हालांकि ये पाकिस्तान में बहती है। ठीक है ना, पाकिस्तान में इसको नीलम नदी कहा जाता है, नीलम नदी। याद रखना, किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। नीलम नदी कहते हैं किसको? किशन गंगा को। सहायक नदी है किसकी? झेलम की। ठीक, अच्छा वैसे अगर पूछ ले यहीं पर कि, हालांकि मैंने करवाया नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आप क्या करोगे? तो आप कर देना चिनाब नदी। हालांकि चिनाब यहाँ तो नहीं मिलती, वो पाकिस्तान में मिलती है, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी किसकी है? सिंधु की। आगे लिखवा भी देंगे इसके बारे में। तो ये हो गया झेलम नदी के बारे में। आगे फटाफट से देख लेते हैं कुछ और नदियों के बारे में, जैसे चिनाब नदी। उद्गम वगैरह मैं सब करवा चुका हूँ। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी में बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ इसको एक बार एक पॉइंट ये लिख लेना है कि हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रा और भागा दो छोटी छोटी नदियां हैं, उनसे मिलकर बनी है, इसलिए चंद्रभागा नदी भी चिनाब नदी को कहते हैं। ठीक है, चा से चंद्रभागा, चा से चिनाब, बस ऐसे याद रखो। रावी नदी, रोहतांग दर्रा से निकलती है, ये मैं बता चुका हूं। एक इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा कि 1929 लाहौर अधिवेशन पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, और क्या किया? रावी नदी के तट पर, लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पर भारतीय ध्वज फहराया और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो लाहौर में जो ध्वज फहराया था ना, तो लाहौर इसी के तट पे है। लाहौर किसी नदी, रावी नदी, लाहौर इसी नदी के तट पर है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ठीक है ना, व्यास देखते हैं अब। व्यास नदी, व्यास नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो व्यास कुंड से निकलती है, ये मैं बता चुका हूं।
कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली है ना, कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। इसी नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है। पोंग बांध स्थित है। हालांकि पोंग बांध, जितने भी बांध है वो भी करवाएंगे हम, परेशान नहीं होना है। पोंग बांध, इसी पोंग बांध के पीछे एक जलाशय स्थित है। इसी पोंग बांध के पीछे एक जलाशय स्थित है। यहां पर क्या स्थित है? जलाशय। इस जलाशय का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर जलाशय। ठीक। और फिर ये नदी सतलज में मिल जाती है। सतलज में मिल जाती है। और जहां मिलती है, मिल जाती, जहां मिलती है वहीं पर हरि के बैराज बनाया गया है। हरि के बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, इसी हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। मैंने आपको बताया था ना ये चीज। ये जहां से मिल जाती है, ये पॉइंट, यहीं पर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। ये पॉइंट कौन सा है? ये हरि के बैराज। हरि के बैराज। ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सतलज नदी, ये भी एक हिमालय पार नदियां हैं। ये भी एक हिमालय पार नदी है। इसका उद्गम जो होता है, उद्गम, ये इंपॉर्टेंट है। जो मानसरोवर झील थी, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद है, उससे तो सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। देखो मैंने करवाया है इसको, कहाँ करवाया, देखो देख ले जरा ये। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राकसताल झील से हो रहा है। करवाया था ये राकसताल झील, बस ये लिख देंगे। मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होता है, झील से। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा इसी से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। अब पंजाब होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है। ऐसे लिख दे, पंजाब के रास्ते पाक निकल जाती है। ठीक है। अब मैंने बता ही दिया है कि सतलज नदी ऐसे आई और व्यास, व्यास नदी इधर मिल गई। ये क्या मिल गई? ये व्यास नदी, ये सतलज नदी, ये दोनों जहां मिली, ये लोकेशन है हरि के बैराज। हरि के बैराज, यहीं से एक झील निकल गई, नहर निकल गई, सॉरी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं चलनी है, और इतना डिटेल, इससे ज़्यादा डिटेल है भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जितनी भी नदियां हैं, देखो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सब कुछ हो गया। हमने क्या देखा था यहाँ पे? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सब देख लिया। अब इन पर बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं, है ना? परियोजनाओं को भी लगे में देख ले फटाफट से। ऐसे लिखें, सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं, परियोजनाएं
ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजनाएं हैं, एक एक लोकेशन देखेंगे, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में कौन सी योजना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं क्या आ जाए, क्या पूछ ले। जम्मू कश्मीर की योजना है। तो पहला निमो निमो बजाको बजाको परियोजना। दूसरा तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तुलबुल उरी किशन गंगा परियोजना भी है एक। दुलहस्ती चिनाब नदी पे। बगलियाहाल 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 परियोजना। और क्या बचा, चलो इतना लिख लें पहले। तो ये सभी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, सभी जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे, ये देखो, नीमो बजाको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु नदी पे। तुलबुल झेलम नदी पे, सॉरी उरी भी झेलम है ना, तो इकट्ठे लिख दे। तुलबुल और उरी ये दोनों झेलम नदी पे। किशन गंगा नदी पे, जो कि किशन गंगा नदी भी कह सकते हैं। झेलम सॉरी झेलम की सहायक है किशन गंगा नदी भी कह सकते हैं, और नीलम नदी भी कह सकते हैं, मैंने बताया था अभी, पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। दुलहस्ती बगलिहाल ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे। एक और इम्पॉर्टेंट परियोजना है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये भी चिनाब नदी पे है। पेट 2021, ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एस पेट 2021 में ये पूछा गया था सलाल परियोजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, पूछा जाता है सब। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। चामेरा परियोजना, पोंग परियोजना, पंडोह परियोजना, पंडोह परियोजना, ठीक है। भाखड़ा परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हम लोग अलग टॉपिक भी लेंगे, ठीक है ना। किस राज्य में कितनी कितनी परियोजनाओं से कितना कितना विस्तार है वो अलग भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही परियोजनाएं हो गई। परियोजनाओं का अलग टॉपिक भी लेंगे हम लोग, ठीक है, अलग से उसका बिल्कुल। एक है नाथपा परियोजना, नाथपा परियोजना, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक, इतनी देख लो। देखो भाखड़ा नागल इकट्ठे नहीं है, भाखड़ा अलग है नागल अलग है, ठीक है। चामेरा रावी नदी पे है। पोंग बांध पंडोह बांध ये दोनों ब्यास नदी पे है, ब्यास नदी पे। पोंग बांध के पीछे महाराणा प्रताप सागर जलाशय, मैंने बताया था अभी। भाखड़ा नागल परियोजना, सॉरी भाखड़ा परियोजना और नाथपा परियोजना ये दोनों सतलज पे है, सतलज नदी पे। भाखड़ा नागल दोनों सतलज पे है, लेकिन भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नागल अलग है, ठीक है ना, नागल पंजाब में है। आगे देखें, यहीं पर देख लेते हैं पंजाब में। पंजाब में जैसे थीन बांध, नागल लो आ गया नागल, भाखड़ा नागल। हरी के बैराज, ठीक। थीन रावी नदी पे है, पंजाब में है, और इसी के पीछे महाराणा रणजीत सिंह बांध बना हुआ है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय अलग है, रणजीत सिंह बांध अलग है, इसी में लिख देते हैं। थीन बांध के पीछे ही महाराजा रणजीत सिंह बांध बना हुआ है। नागल सतलज नदी पे, सतलज नदी पे
ठीक है। गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है इस पे, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं उतना। इस पर देख लो हल्के बैराज, ये व्यास प्लस सतलज दोनों नदी पर है, दोनों नदी से निर्मित है, कोई एक नदी हम नहीं कह सकते इसमें। और किस राज्य में है? पंजाब में। यहीं से क्या निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। बस काम खत्म हो गया। सिंधु नदी तंत्र अपना पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। जितनी भी ये परियोजनाएं हैं, मेरी बात थोड़ा देखिएगा, जितनी भी ये परियोजनाएं हम लोगों ने की हैं, ये सभी परियोजनाओं का अलग टॉपिक भी होगा, ठीक है ना। ये मत समझना है परियोजनाएं समाप्त, परियोजनाओं का अलग से टॉपिक होगा, उस पर हम लोग छोटी छोटी परियोजनाएं होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, है ना, सभी कुछ देखेंगे शुरुआत से, ठीक। तो इस नदी के हिसाब से, सिंधु नदी तंत्र के हिसाब से जितनी परियोजनाएं हैं वो मैंने करवा दी। एक बार देख लीजिएगा पूरा। हिमालय नदी तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र में हमने 3 नदियां देखी थी, 3 नदी तंत्र देखे थे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु कंप्लीट हो गया है, अब अपने को देखना है गंगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा डायग्राम वगैरह अच्छे से ध्यान रखना है, हमने लिखवाया कम है, डायग्राम में ज़्यादा बताया है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। और चलो आज थोड़ा सा टाइम बचा है तो इसको भी निपटा देते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले कुछ ग्लेशियर्स मैंने आपको जो बताए थे, जैसे एक बताया था गंगोत्री, एक बताया था चोड़ाबारी, चोड़ाबारी दिख रहा है आपको? बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, चोड़ाबारी, ठीक है। एक बताया था मैंने संतोपत, एक बताया था माना ग्लेशियर, माना ग्लेशियर, एक बताया था त्रिशूल, और एक है पिंडार, पिंडार ग्लेशियर, ठीक है। नदियां निकलती यहां से, कौन सी नदियां हैं देखेंगे, देखिए, ठीक है। तो यहां से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं वो देखते हैं एक बार। यहां से एक नदी निकली जो आगे जाके चली गई, यहां से एक नदी निकली जो आगे जाके मिल गई, यहां से भी एक नदी निकली जो आगे जाके मिल गई, ठीक है। यहां से भी एक नदी निकली जो यहीं मिल गई, यहां से भी एक नदी निकली यहां मिल गई, यहां से एक नदी निकली जो यहीं मिल गई। ये आपको पता होना चाहिए, यूपी पीसीएस में आया था इससे क्वेश्चन। हालांकि एक एक और नदी यहीं पे आके मिल जाती है, यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। ये जो नदी है इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी नदी, ठीक है। ये जो नदी है इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। संतोपा से जो नदी निकली इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। माना ग्लेशियर से जो नदी निकली इसका नाम है धौलीगंगा। त्रिशूल से जो नदी निकली इसका नाम है नंदाकिनी, और इसका नाम है पिंडार गंगा, क्योंकि पिंडार से निकल रही है तो पिंडार गंगा। ये जो नदी है इसका नाम है
भीलांगना, भीलांगना, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, यहीं पर स्थित है गोमुख, गोमुख। यहीं पर स्थित है, यहां पे यहीं पर स्थित है केदारनाथ, केदारनाथ। यहां पे स्थित है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। माना ग्लेशियर में ही हेमकुंड साहिब है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपसे पूछा जाता है बद्रीनाथ कहाँ पे है, तो संतो पथ के दक्षिण में है। केदारनाथ कहाँ पे है, चोराबाड़ी के दक्षिण में है। केदारनाथ के उत्तर में चोराबाड़ी है, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। केदारनाथ के उत्तर में चोराबाड़ी है, दक्षिण में चोराबाड़ी है, पश्चिम में है या पूर्व में है। तो केदारनाथ के उत्तर में चोराबाड़ी है, ठीक है। एक एक लोकेशन ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट ये है, अलकनंदा से ही, अलकनंदा नदी जो संतो पथ से निकल रही है, देखोगे अच्छे से, ये जो अलकनंदा नदी है, इसी से सारी नदियां मिल रही हैं। कॉमन बात ये है, आपने देखा एक चीज, इसी से सारी नदियां मिल रही हैं। अलकनंदा से ही सारी नदियां मिल रही हैं, ठीक है। अलकनंदा जैसी ही गई तो धौली गंगा देखो यहां मिल गई, ये। फिर उसके बाद नंदाकिनी देखो यहां मिल गई, पिंडार गंगा यहां मिल गई। उसके बाद देखो ये मंदाकिनी, मंदाकिनी यहां मिल गई। और उसके बाद लास्ट में भागीरथी यहां मिल गई। दूसरी चीज, भिलांगना जो मिली यहां पे, यहां से एक बना गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग। और यहीं पर इसी के पीछे एक बांध बना हुआ है जिसको कहते हैं टिहरी बांध, टिहरी बांध। इसी वजह से आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टिहरी बांध कहाँ पे है, तो भागीरथी नदी पे, लेकिन भागीरथी ऑप्शन में नहीं है, तो भागीरथी और भिलांगना दोनों होता है, या भिलांगना ऑप्शन में होता है, ठीक है। इसी वजह से चूंकि, लेकिन गोविंद प्रयाग जो है, ये गोविंद प्रयाग जो है, ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिख लो। पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, ठीक है। पंच प्रयाग में शामिल नहीं है कौन, गोविंद प्रयाग। तो शामिल कौन कौन है, ये जितना लिखा है मैंने, कौन कौन लिखा है अभी देखो। सबसे पहला, कलर चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं कलर को ब्लैक। अलकनंदा धौली गंगा जब मिली तो यहां बनता है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा मिली, देख रहे हो, नंदाकिनी और अलकनंदा मिली तो यहां बनता है नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग है। पिंडार गंगा और जब अलकनंदा मिली तो यहां बनता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी और भागीरथी, सॉरी, मंदाकिनी और अलकनंदा मिली तो यहां बनता है रुद्र प्रयाग। और लास्ट में जब अलकनंदा और भागीरथी मिली तो यहां बनता है देवप्रयाग, हरिद्वार। और यहीं से, देवप्रयाग से ही नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। एक विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। ये पंच प्रयाग ये है। गोविंद प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये चीज, गोविंद प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, बस याद रखना गोविंद प्रयाग है कहां पे, लेकिन ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। क्लियर है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी का हमको डिटेलिंग देखना है। आगे जो अब पंच प्रयाग बन गए, आगे गंगा नदी यहां से बन गई,
यहाँ से देवप्रयाग से आगे नाम पड़ गया गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में देखेंगे, फिर यमुना देखेंगे, बायां तट कौन सा है, दायां तट कौन सा है, कौन सी नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, अपवाह तंत्र किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। कमेंट में बताना जरूर वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट या कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो जरूर बता दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।